सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और शोध संबंधित रिसर्च के क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये 8वीं वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को करेंगे, 211 से लेकर 240 तक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, यदि कोई अनुसंधान समस्या विजातीय जनसंख्या से संबंधित है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? जो विजातीय जनसंख्या से संबंधित कोई अनुसंधान समस्या है तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? स्तबक न्यायादर्श, स्तरीकृत न्यायादर्श, सुविधाजनक न्यायादर्श या लॉटरी विधि? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तरीकृत न्यायादर्श। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में प्रतिनिधि न्यायादर्श अनिवार्य है? प्रतिनिधि न्यायादर्श अनिवार्य किस में? तो सर्वेक्षण विधि में, प्रयोगात्मक विधि में, व्यक्तिगत अध्ययन में या नैदानिक विधि में? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि में प्रतिनिधि न्यायादर्श अनिवार्य होता है। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायादर्श गैर संभाव्य न्यायादर्श के अंतर्गत आता है? गैर संभाव्य न्यायादर्श के अंतर्गत कौन आते हैं? स्तवक न्यायादर्श, कोटा न्यायादर्श, व्यवस्थित न्यायादर्श या स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श? तो उत्तर क्या हो जाएगा इन चार में से? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा न्यायादर्श। ये हो जाएगा उत्तर। और ये सारे के सारे न्यायाधीश से रिलेटेड प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करके लिख रखना है। फिर आगे है, जब सांख्यिकीय माप संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित होता है तो उसे प्राचल कहा जाता है, लेकिन जब माप न्यायादर्श पर आधारित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो न्यायादर्श, प्राचल, निष्कर्ष, आंकड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंकड़ा। उसको आंकड़े कहते हैं। फिर आगे है, जब कोई शोधकर्ता की पूर्ण जनसंख्या में से 100 संभाव्य न्यायादर्श का चयन करता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा न्यायादर्श कहा जाता है? मान लो कि पूर्ण जनसंख्या में से हमने केवल 100 न्यायादर्श चूज कर लिए, सैंपल ले लिए, तो उसको कौन सा न्यायादर्श कहते हैं? कोटा न्यायादर्श, सरल यादृच्छिक न्यायादर्श या स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श या व्यवस्थित न्यायादर्श? तो क्या उत्तर हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर बी, सरल यादृच्छिक न्यायादर्श। फिर आगे है, एक शोधकर्ता विद्यालय के छात्रों को लिंग के आधार पर बांटता है, तत्पश्चात यादृच्छिक अंक तालिका का उपयोग करके वो प्रत्येक समूह से न्यायादर्श का चयन करता है। ये है, क्या ये स्तरीकृत न्यायादर्श है, इस या स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श है या प्रतिनिधि न्यायादर्श है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श। क्योंकि यादृच्छिक अंक तालिका हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए यादृच्छिक न्यायादर्श उत्तर हो जाएगा। फिर आगे है, किसी अनुसंधान की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायादर्श कैसा होना चाहिए? तो अब जो है अनुसंधान को सटीक बनाना है तो उसके लिए न्यायादर्श कैसा होना चाहिए? कह रहे हैं कि वो यादृच्छिक रूप से लिया जाना चाहिए, वो कोटा द्वारा तय किया जाना चाहिए, जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए या सोद्देश्यपूर्ण होना चाहिए? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए। याद रखिएगा, न्यायाधीश जो है ना, हमेशा जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। जनसंख्या में कोई भी आ सकता है, कि बालक भी आ सकता है, छात्र भी आ सकता है ना, तो इस तरह से वयोवृद्ध भी आ सकता है। फिर आगे कहते हैं कि अनुसंधानकर्ता न्यायाधीश का आकार कम रख सकते हैं यदि जनसंख्या विजातीय हो, अप्राप्य हो, सजातीय हो या उपरोक्त सभी हो। तो क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजातीय। यदि एक ही जाति के या एक तरह के जनसंख्या हो तो उसमें न्यायाधीश कम भी ले सकते हैं, क्योंकि सब एक जैसा ही है। फिर यदि जनसंख्या सीमित हो तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? अब सीमित जनसंख्या है तो कौन सी तकनीक उपयोग करेंगे? क्षेत्र आदर्श तकनीक, स्वदेश न्यायादर्श तकनीक,
व्यवस्थित न्यायाधीश तकनीक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित न्यायाधीश तकनीक। फिर आगे चलते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग या स्तबक न्यायाधीश का उपयोग तब किया जाता है जब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब उपयोग किया जाता है क्लस्टर सैंपलिंग? तो ऑप्शन पढ़ के उत्तर बताइए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों सही है। ए सही है और सी भी सही है। लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता और समष्टि यत्र तत्र घटित हो और न्यायाधीश का आकार बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे में क्लस्टर सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। फिर आगे है, एक शोधकर्ता अपनी समष्टि को कुछ समूहों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक समूह से न्यायाधीश की संख्या निश्चित कर देता है। तो इस प्रकार के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? स्तरीकृत न्यायाधीश कहते हैं, कोटा न्यायाधीश कहते हैं, या स्तबक न्यायाधीश, या उपयुक्त सभी? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा न्यायाधीश। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा असंभाव्य न्यायाधीश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असंभाव्य न्यायाधीश कौन सा है इनमें से, बताइए। तो क्या कोटा न्यायाधीश, सरल यादृच्छिक न्यायाधीश, या सोद्देश्य न्यायाधीश, या ए और सी दोनों? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ए कोटा न्यायाधीश और सी सोद्देश्य न्यायाधीश, ये दोनों ही असंभाव्य न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। फिर है, यदि शोधकर्ता किन्हीं 5 स्कूलों का चयन करता है और फिर उन 5 स्कूलों में प्रत्येक शिक्षक का साक्षात्कार लेता है, तो वो इसके लिए कौन से न्यायाधीश का उपयोग करता है, बताइए। तो क्या सरल यादृच्छिक, स्तरीकृत यादृच्छिक, क्लस्टर यादृच्छिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लस्टर यादृच्छिक न्यायाधीश का उपयोग करेगा। फिर है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन आंकड़ों के लिए सबसे उचित रूप से प्रयोग किया जाता है जिनको मूल रूप से एक भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी भिन्न उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया था? तो अब ऐसे आंकड़ों को क्या बोलेंगे जो सबसे उचित रूप से प्रयोग किया जाता है, जिनको मूल रूप से एक भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी भिन्न उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया था? उसको प्राथमिक डेटा बोलेंगे, माध्यमिक डेटा बोलेंगे, प्रायोगिक डेटा बोलेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या इसका उत्तर होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक डेटा। ठीक है ना? फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त प्रदत्त डेटा संग्रह की विधि नहीं है? अब डेटा संग्रह की विधि नहीं है कौन सा? प्रश्नावली, साक्षात्कार। देखो, साक्षात्कार विधि के द्वारा हम डेटा संग्रह करते हैं, बिल्कुल ये सही बात है ना? प्रश्नावली, प्रश्नावली के द्वारा भी हम क्या करते हैं, डेटा संग्रह करते हैं, मतलब प्रदत्तों का संग्रह हम करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो उत्तर फिर क्या हो जाएगा? टिप्पणियों के द्वारा भी हम डेटा संग्रह करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा प्रयोग। प्रयोग विधि के द्वारा हम डेटा संग्रह नहीं करते, मतलब ये विधि नहीं है, ठीक है ना? तो यही हो जाएगा उत्तर। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक विधि का उदाहरण है? अब देखो, सरल यादृच्छिक विधि का उदाहरण पूछ रहे हैं, तो व्यवस्थित न्यायाधीश, सोदर्श न्यायाधीश, सुविधा न्यायाधीश, या उपरोक्त से कोई नहीं? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो उत्तर भी मिल जाएगा आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थित न्यायाधीश। सरल यादृच्छिक न्यायाधीश व्यवस्थित न्यायाधीश ही है ना? फिर 129 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैर यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का एक उदाहरण है? तो गैर यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का उदाहरण बताना है, तो 229 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुविधा न्यायाधीश। फिर आगे बोलते हैं, स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायाधीश का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना है कि, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन पढ़ के उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न श्रेणियों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ये स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायाधीश का प्रयोग किया जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक के बारे में सबसे सटीक कथन है? सहसंबंध गुणांक, तो
इसके विषय में सबसे सटीक कथन इन चारों में से क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सहसंबंध दो के बीच में ही होता है, दो या दो से अधिक के बीच में ही संबंध होता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो चरों के बीच संबंध की सीमा को दर्शाने का उपाय। फिर आगे बोलते हैं कि चीनी की गोली को यदि एक दवा की तरह खिलाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप देखो, कभी कभार क्या होता है कि जो जो जितने भी मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ कुछ मरीजों का जो है मन में ही बीमारी होती है, मतलब है कि मन से ही वो नेगेटिव सोच लेते हैं कि मैं सच में ऐसा हूँ, तो वो फिर घटने भी लगता है वो ऐसा ही होने लगता है, जबकि डॉक्टर को ये पता लग जाता है कि ये मन से बीमारी है, ना कि ये सच में बीमारी है। तो फिर कभी कभार डॉक्टर क्या करता है कि एक नॉर्मल सी, मतलब जिससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही एक गोली पकड़ा देता है और बोलते हैं कि यही तुम्हारी तुम्हारे लिए दवा है, और वो दवा खा कर के फिर वो मन से सोच लेते हैं कि हाँ अब तो मैं सही हो गया, और वो सच में सही भी हो जाता है। तो वही चीज़ है। तो ये जो उदाहरण है इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसिबो प्रभाव बोलेंगे, परिवर्तनशीलता बोलेंगे, या बाहरी कारक, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा उत्तर? तो इनमें से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसी को प्लेसिबो प्रभाव कहते हैं, प्लेसिबो, ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं क्रॉस अनुभागीय अविकल्प का क्या अर्थ है? क्रॉस अनुभागीय अविकल्प, तो इसका अर्थ क्या है? तो देखो, ग्राहकों के एक विशेष अनुभाग का अध्ययन करना, किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त अनुसंधान अविकल्प, या इसके दो ऑप्शन और पीछे आगे है। आगे ऑप्शन क्या है? एक ही एक ही समय अवधि में प्रतिवादियों से अधिकाधिक प्रदत्त संग्रह करना, या लंबी समय अवधि में दो या दो से अधिक चरों की तुलना करना। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही अवधि में प्रतिवादियों से अधिकाधिक प्रदत्त संग्रह करना ही क्रॉस अनुभागीय, क्या कहते हैं? क्रॉस अनुभागीय अनुभागीय अविकल्प कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो लंबी समय अवधि में दो या दो से अधिक चरों की तुलना, ये अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य अविकल्प के अंतर्गत आता है। अनुदैर्घ्य मतलब ही है बहुत लंबे टाइम से, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं 234 में, अनुसंधान नैतिक नहीं माना जाता यदि, अनुसंधान को नैतिक नहीं माना जाएगा यदि एक यह एक विशेष बात को साबित करने की कोशिश करता है, यह प्रतिवादी की गोपनीयता और अनामिता सुनिश्चित नहीं करता है, यह वैज्ञानिक दृष्टि से आंकड़ों की जांच नहीं करता है, यह बहुत ही उच्च स्तर का नहीं है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्रतिवादी की गोपनीयता और अनामिता सुनिश्चित नहीं करता है। जो भी अ, अनुसंधान नैतिक, मतलब जो गोपनीयता और अनामिता को सुनिश्चित नहीं करेगा, उस अनुसंधान को हम नैतिक वाला नहीं मानेंगे, ठीक है ना। फिर आगे है नैतिक अतिक्रमण का अर्थ क्या है? यदि हम बोलते हैं कि नैतिक अतिक्रमण कर लिया तुमने, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो नैतिक सिद्धांतों को मानना? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या वो नैतिक सिद्धांतों को ना मानना, या नैतिकता को परिभाषित करना, है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर एकदम दिख रहा है सामने, तो उत्तर हो जाएगा नैतिक सिद्धांतों का ना मानना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विचार स्थिति नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा नहीं है? तो कुछ भी चलता है, उद्देश्य पूर्ति साधन से अधिक महत्वपूर्ण है, कोई विकल्प नहीं, या उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी जो है नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अपहानि है जिसका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना करना पड़ सकता है? मतलब अनुसंधान में जो भाग ले रहे हैं या शोधार्थी जो है उनको कौन सा वो करना सामना करना पड़ता है? क्या शारीरिक चोट सामना करना पड़ता है, तनाव और चिंता, खराब विकास, उपयुक्त सभी? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखो, शारीरिक चोट कब लगता है? जब मान लो कि ऐतिहासिक शोध कर रहे हैं, अलग अलग हिस्ट्रिकल साइट में जाना पड़ पड़ रहा है, या
कुछ खोजना पड़ रहा है, खोदना पड़ रहा है, तो उसमें शारीरिक चोट लग सकता है। तनाव चिंता तो सबको होता है रिसर्च करते हुए। और खराब विकास, और जब तनाव चिंता होती है तो उसमें विकास भी खराब होता है, तो इसलिए उपयुक्त सभी है इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? तो बताओ, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामग्री विश्लेषण। सामग्री विश्लेषण जो है हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से सूचित सहमति की कमी के साथ जुड़ी हुई है? मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं करते किसको? तो इनमें से क्या उत्तर हो जाएगा, बता दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न अवलोकन। प्रच्छन्न मतलब ही हुआ गुप्त रूप से, ठीक है ना, प्रच्छन्न मतलब गुप्त रूप से। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी हानि है जिसका प्रतिभागियों को अनुसंधान प्रक्रिया की अवधि में सामना करना पड़ सकता है? अनुसंधान प्रक्रिया की अवधि में कौन सी हानि का सामना करना पड़ता है? क्या मनोवैज्ञानिक संकट का, शारीरिक चोट का, आत्मसम्मान की हानि का, या उपयुक्त सभी? तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, है ना। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चनों का सीरीज ये पूरा होता है। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिए। थैंक यू।